जरा सोचिए, एक आदमी जो स्कूटर पर नमकीन बेचकर अपनी शुरुआत करता है और कुछ ही सालों में भारतीय रेलवे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन जाता है। ये कहानी है सुब्रतो रॉय की। एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे, टॉप क्रिकेटर्स और देश के सबसे ताकतवर नेता घूमते थे। लेकिन सवाल यह है कि ये जो चकाचौंध से भरा साम्राज्य था, इसकी नींव क्या थी? इसका जवाब छिपा है भारत के इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटालों में से एक में। और देखिए, यहीं से पूरी कहानी थोड़ी अजीब होने लगती है। एक तरफ तो वो इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर थे, एक एयरलाइन के मालिक थे, न जाने कितनी कंपनियों का चेहरा थे। लेकिन इनमें से कोई भी बिजनेस असल में उतना मुनाफा कमाता नहीं दिख रहा था। तो फिर ये 2 लाख करोड़ रुपए का सवाल तो बनता ही था। आखिर ये सारा का सारा पैसा आ कहां से रहा था? मतलब एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था यहाँ। एक तरफ सहारा का ब्रांड हर जगह था, क्रिकेट जर्सी पर, हवाई जहाज़ों पर, यहाँ तक कि फॉर्मूला 1 रेसिंग में भी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी करीब से देखते तो हकीकत कुछ और ही थी। उनके जो मेन बिजनेस थे वो लगातार घाटे में चल रहे थे। तो ये कैसे हो सकता था कि एक ऐसी कंपनी जिसकी सारी कंपनियां फेल हो रही हों, उसके पास अरबों की संपत्ति जमा हो रही थी? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में वापस जाना होगा। किसी बड़े आलीशान ऑफिस में नहीं, बल्कि गोरखपुर की भीड़भाड़ वाली गलियों में, जहां ये सब कुछ एक स्कूटर और एक बड़े सपने के साथ शुरू हुआ था। तो रॉय ने बहुत ही मामूली शुरुआत की, जया प्रोडक्ट्स के नाम से नमकीन बेचकर। लेकिन उनकी असली उड़ान शुरू हुई 1978 में। उन्होंने एक चिटफंड कंपनी खोली जिसका फोकस उन लोगों पर था जिन्हें हमारा पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था। सोचिए, रिक्शा चलाने वाले, चाय बेचने वाले, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर। उन्होंने इन लोगों को पैसे बचाने का एक जरिया दिया और ये आइडिया किसी रॉकेट की तरह चल पड़ा। सहारा का साम्राज्य तो बढ़ रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही वो रेगुलेटर्स की रडार पर आ गए और यहीं से कहानी ने एक नया और कह सकते हैं एक खतरनाक मोड़ लिया। साल 2008 में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने दखल दिया। उन्होंने सहारा को अपना ये डिपॉजिट वाला बिजनेस बंद करने को कहा और 4 साल के अंदर निवेशकों का सारा पैसा लौटाने का ऑर्डर दे दिया। अब सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका पूरा बिजनेस मॉडल ही रोज आने वाले छोटे छोटे डिपॉजिट पर टिका हो, उसके लिए ये एक मौत के झटके जैसा था। पैसे आने का रास्ता बंद हो रहा था और अब अरबों रुपए लौटाने का प्रेशर भी था। लेकिन सुब्रतो रॉय इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक तोड़ निकाल लिया, एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं ओएफसीडी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर असल में ये बहुत आसान है। ये मूल रूप से एक आईओयू था, मतलब मैं आपका कर्जदार हूं की एक रसीद। कंपनी जनता से कर्ज के तौर पर पैसा लेती और बदले में उन्हें ये रसीद थमा देती। और यहीं पर शायद सुब्रतो रॉय के अहंकार ने उनसे एक बहुत बड़ी, एक घातक गलती करवा दी। अपनी एक दूसरी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने के चक्कर में उन्होंने अनजाने में ही अपने ऊपर एक ऐसी स्पॉटलाइट डाल दी जिसने सीधे मार्केट रेगुलेटर सेबी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हुआ यूं कि सहारा प्राइम सिटी के प्रोस्पेक्टस में, यानी वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें निवेशकों के लिए कंपनी की सारी जानकारी होती है, उसमें एक छोटा सा नोट था और उस नोट में लिखा था कि ग्रुप की 2 और कंपनियां इन्हीं ओएफसीडीज के जरिए हजारों करोड़ रुपए उठा रही हैं। सेबी के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, एक बहुत बड़े खतरे का संकेत। देखिए, इस मामले में कानून बिल्कुल साफ है। कोई भी कंपनी 49 लोगों तक से पैसा उठा सकती है बिना सेबी को बताएं। लेकिन जैसे ही ये गिनती 50 या उससे ज्यादा होती है तो उसे पब्लिक इश्यू माना जाता है और उसके लिए प्रॉपर परमिशन चाहिए। सहारा ने 50 लोगों से पैसा नहीं लिया था। उन्होंने करीब करीब 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, और वो भी बिना किसी को बताए। ये कानून का एक खुला और बहुत ही बड़ा उल्लंघन था। इस धोखाधड़ी का स्केल इतना बड़ा था, इतना चौंकाने वाला था कि सेबी के जो मुख्य जांचकर्ता थे, केएम अब्राहम, उन्होंने बाद में खुद ये माना, हमें पता था कि कुछ गलत है, लेकिन हमें इसके पैमाने का कोई अंदाजा नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गहरा था। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को एक सीधा साधा आदेश दिया, अपने 3 करोड़ निवेशकों की पूरी जानकारी सेबी को सौंपो। इसके बाद जो हुआ वो ऐसा था जैसे सीधे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से निकला हो। सहारा ने 1 या 2 फाइलें नहीं भेजी, उन्होंने सेबी के ऑफिस में दस्तावेजों से लदे हुए पूरे 127 ट्रक भेज दिए। शायद उनका इरादा जांच करने वालों को इतने कागजों में डुबो देना था कि पूरी प्रक्रिया ही धीमी पड़ जाए। लेकिन ये तरकीब उन पर बहुत बुरी तरह से उल्टी पड़ गई।
जब सेबी ने उन दस्तावेजों की जांच शुरू की तो एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। हजारों की संख्या में भूतिया निवेशक। सिर्फ एक नाम कलावती 5,984 बार लिखा हुआ मिला, अक्सर एक ही पति के नाम और एक ही पते के साथ। मतलब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये असली निवेशक नहीं थे, पैसा कहीं और से आ रहा था। इस खुलासे के बाद सहारा साम्राज्य का गिरना तय था। अब बस कानून को अपना काम करना था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो टूक था। सहारा को पैसा लौटाना होगा, वो भी ब्याज के साथ। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सेबी ने उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। और आखिरकार 28 फरवरी 2014 को सुब्रतो रॉय की गिरफ्तारी के साथ ही ये पूरा साम्राज्य ढह गया। शायद इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा ये है कि ये 24,000 करोड़ रुपए आखिर थे किसके। ये उन 3 करोड़ लोगों की जिंदगी भर की कमाई थी, जिनमें से कई बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं करते थे और उन्होंने अपनी मेहनत की पाई और अपना विश्वास सहारा को सौंप दिया था। वो पैसा ज्यादातर हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, सुब्रतो रॉय आखिर थे कौन? एक दूरदर्शी बिजनेसमैन जिसे सिस्टम ने फंसा दिया, या फिर एक ऐसा शिकारी जिसने देश के सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों की बचत पर अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया? इसका जवाब शायद इतिहास ही तय करेगा।